ठीक है। यहाँ ऊपर का तापमान है 40 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक। यहाँ की एयर गर्म होकर ठीक उसी तरह ऊपर चली 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर। आपने क्या किया, थोड़ी देर बाद ये बुझा दिया क्योंकि आपको सोने जाना है, जनरली यही करते हैं हम लोग। जब आप बुझा लोगे तो रात के टाइम पे बहुत जल्दी ठंडा हो जाएगा, लेकिन इसके ऊपर का टेम्परेचर आप अगर ऐसा करना प्रैक्टिकल हाथ लगाना तो वो एरिया गर्म लगेगा। तो टेम्परेचर इन्वर्जन का एक बहुत ही आसान एग्जाम्पल है। टेम्परेचर इन्वर्जन के लिए फेवरेबल कंडीशन क्या है, जरा सोच बताइए कि टेम्परेचर इन्वर्जन हो इसके लिए जरूरी क्या है। तो ठीक है, तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर सपोज करो यहीं पे बहुत तेज हवा चलता हो तो क्या टेम्परेचर इन्वर्जन पॉसिबल है? स्टेबल हो गया, स्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन ध्यान रखिएगा टर्बुलेंस और टर्बुलेंस का मतलब होता है कि बहुत गतिमान हवा नहीं होनी चाहिए, है ना। ये प्री कंडीशन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टेम्परेचर इन्वर्जन के। इन्वर्जन के एग्जांपल ये ट्रोपोस्फीयर है ना, मतलब ट्रोपोस्फीयर मतलब क्षोभ मंडल, ये क्षोभ मंडल का एग्जांपल है। लेकिन अगर यही आप और ऊपर जाओ थोड़ा स्ट्रेटोस्फीयर में जाओ, स्ट्रेटोस्फीयर का मतलब समताप मंडल है ना। समताप मंडल में जब आप जाओगे तो वहां पर जो लोअर लेयर है स्ट्रेटोस्फीयर का, जो लोअर लेयर है निचला हिस्सा है, वहां पर आपको 25 से 30 किलोमीटर की हाइट पर एक ओजोन लेयर दिखाई देता है, ओजोन है ना। तो वहां पर भी आपको टेम्परेचर देखने को मिलता है। इक्वेटर पे टेम्परेचर कम होगा, ज्यादा होगा तो 22 से 22 हो रहा है टेम्परेचर। नहीं, इक्वेटर कोई मैंने यहाँ पे स्पेसिफिक कंडीशन नहीं दिया था, ये ओवर हेड में सन की की बात कर रहा हूँ। तो 30 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री साउथ तक हर लैटिट्यूड पर सन कभी ना कभी तो ओवर हेड होगा, है ना। इक्वेटर पर आता है बारिश, तो इन्वर्जन का कोर्स को तक नहीं होता, कन्वेंशन रेनफॉल है ना। तो स्टेबिलिटी याद रखिएगा, ऐसा कहा जाता है कई किताबों में आप देखोगे लिखा रहेगा, आप सविंद्र सिंह पढ़ोगे तो वहां पर आप देखोगे कि जब एयर ऊपर उठ रही है, जब गर्म होकर के हवा ऊपर उठती है तो उसको बोला जाता है कि वातावरण हमारा अस्थिर है और अस्थिरता हो जाती है। क्यों? क्योंकि ऊपर उठेगा तभी क्लाउड फॉर्मेशन होगा, बादल बनेंगे, रेनफॉल होगा। कई बार दिस रेनफॉल व्हिच इज एसोसिएटेड विद सम टाइप ऑफ साइक्लोनिक इवेंट, थंडर स्टॉर्म, तो उसी को इंस्टेबिलिटी हो जाता है कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो अस्थिर है। लेकिन इसी के विपरीत आप देखेंगे कि जब हवा नीचे गिर रही है, सबसाइड सब्सिडेंस हो रहा है, ठीक है, तो बुक्स में लिखा है कि ये आपकी स्टेबिलिटी कंडीशन है। हालांकि इन स्टेबिलिटी में दोनों आता है, चाहे वो ऊपर जाए या नीचे, है ना। एयर चाहे ऊपर उठे गर्म होकर के या फिर ठंडी होकर के नीचे गिरे, वातावरण हमारा अस्थिर दोनों कंडीशन में होता है। अब डिफरेंस आता है रेनफॉल का होगा, तो जब हवा ऊपर उठेगी तभी रेनफॉल होगा, नीचे गिरेगी तो रेनफॉल नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो कमजोर हो जाएगी और टेम्परेचर ज्यादा हो जाएगा। क्लियर है कि अभी इसको हम डिस्कस करेंगे, जो मैंने बता दिया आगे आपने पूछा, ठीक है। तो एक चीज ध्यान रखना, आप इससे आ जाते हैं कि जो इनवर्स और डायरेक्ट रिलेशनशिप है, कौन एक्सप्लेन करेगा कि जब हम एटमॉस्फेयर में वर्टिकली ऊपर जाते हैं, जब हम लंबवत ऊपर की तरफ जाते हैं, तो जो टेम्परेचर और प्रेशर है ये एक दूसरे के डायरेक्ट रिलेशन में होते हैं। लेकिन जब हम डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं या लैटिट्यूडनल डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं, क्षैतिज वितरण देखते हैं, तो जो तापमान और प्रेशर है वो दूसरे के इनवर्स रिलेशन में होता है। ऐसा क्यों होता है? कोई ट्राई करो, ऊपर जाएगा तो पता है, हां ऊपर जाएगा उसका तो पता है, उदाहरण बताइए। इसका ऊपर जाने में टेंपरेचर भी कम होगा और जो हमारी रेजिस्टेंस है वो नीचे होगी, तो वहां पे रेजिस्टेंस का वो टेंपरेचर कम होगा। और से दूसरा है ठीक है, नहीं इस प्रेशर की कम होने की वजह से एयर की डेंसिटी कम होगी, मतलब गैसेस की ये ठीक है। आपका आंसर ठीक है, लेकिन जो मेन रीजन है वो क्या है कि जो हमारा लोअर एटमॉस्फेयर है ये डेंस है, ये सघन है, और इनमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, जो गैस है, जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, वाटर वेपर है, जो आपके गैस पार्टिकल है, इनमें स्टोर्ड एनर्जी की मात्रा इस टेंपरेचर है। तो जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तो जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो ऊपर जाने पे विरल होता जाएगा, ठीक, क्योंकि वहां पे गैसेस नहीं मिलेंगे, बहुत ज्यादा हैवी गैसेस, बहुत ज्यादा डस्ट पार्टिकल नहीं मिलेंगे, तो उनमें स्टोर्ड एनर्जी भी कम हो जाएगी। जब उनके नंबर कम है तो उनमें एनर्जी कम होगी, इसलिए टेंपरेचर हमारा कम होता चला जाता है।
ठीक है, उसके कंपैरेटिव में नीचे जब रहेंगे। तो अब ये बात क्लियर हो गई कि अगर गैस हमारी डेंस होगी, अगर लोअर एटमॉस्फेयर हमारी डेंस है तो इसका मतलब वहां पर प्रेशर भी ज्यादा होगा, ठीक। और जैसे जैसे ऊपर जाएंगे एटमॉस्फेयर हमारा विरल होता चला जाएगा, तो वहां पर हमारा प्रेशर भी कम होगा क्योंकि वहां पर गैसेस कम है, ठीक है। और टेम्परेचर का मैंने बताया उन्हीं में स्टोर्ड एनर्जी है, तो इसका मतलब टेम्परेचर और प्रेशर अगर लंबा से देखें, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो वो एक दूसरे के समान होती है कि अगर प्रेशर कम होगा टेम्परेचर भी कम होगा, ठीक। जैसे हम माउंटेन को, ठीक है, तो प्रेशर को समझने के लिए बहुत अच्छा एग्जांपल ये है कि सपोज करो ये आपका, थोड़ा क्लियर कर देते हैं, ये बता के ना बता दूं, आप जितना लिख पाओगे उतना लिख लो, बाकी मैं सब दे दूंगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझ लो, क्योंकि जो नोट्स है ना उनमें आप ये कॉन्सेप्ट समझे रहोगे तो आपको समझ में आएंगे, ठीक है। कहीं पर नहीं समझ में आता है तो उसी में नोट जो है क्लास में लेकर नंबर लग सकता है, ठीक है। एक कॉमन प्लेस बता दो तो वहां पर अपनी क्वेरी पूछ सकते हो इकट्ठा, ताकि सबको समझ में आए, ठीक। जो मीन सी लेवल होता है, जो मीन सी लेवल है आपका, जहां पर आप कह रहे हो कि जो कॉन्टिनेंट है जब से स्टार्ट होता है वहां पर जो प्रेशर होता है वो होता है आपका कितना होता है, 1013.25। मीन सी लेवल पे जो प्रेशर है वो आपका होगा 1013.25 मिलीबार, ठीक है। अब प्रेशर को मिलीबार, पाउंड, इंच सब में दिखाया जाता है, लेकिन जो सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल मेथड है जो एटमॉस्फेयर में क्लाइमेटोलॉजी में यूज किया जाता है वो आपका मिलीबार है, ठीक है। आप यहां पर 1013.25 मिलीबार का प्रेशर है, सपोज करो आप यहां पर खड़े हो, ठीक है, ये डाल सकते हो, ठीक। तो अब चलो इसको ऐसे बना लेते हैं। तो अब यहां पर जो प्रेशर का कॉलम है एटमॉस्फेयर का, आपके पास देखो कितना ज्यादा प्रेशर है ना, हम लोग को महसूस ही नहीं होता है, ठीक। यही आप 1 किलोमीटर ऊपर जाओ, ठीक है, तो यहाँ पर कुछ 898 पॉइंट समथिंग मिलीबार, ठीक। तो यहाँ पर जो खड़ा है ये और तेजी से डांस है, क्यों, क्योंकि उसके पर प्रेशर और कम है, ठीक। और जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे प्रेशर कम होता चला जाएगा, ठीक है। तो कुल कहने का मतलब क्या है कि हाइट से देखिए प्रेशर कम हो रहा है, वो विजिबल है, क्यों कम हो रहा है, क्योंकि जो एयर कॉलम है वो कम होता जाता है, ठीक है। और अगर टेम्परेचर की हम बात करें तो आपको पता है कि जब यहां पर आप खड़े हो तो ये जो कॉलम बन रहा है, यहां पर जो एटमॉस्फेयर का लोअर लेवल है वहां पर सारे हैवी गैसेस, डस्ट पार्टिकल, पार्टिकुलेट मैटर, वाटर वेपर सब यहीं पर है, ठीक। तो इनमें स्टोर्ड एनर्जी की मात्रा है वो बहुत ज्यादा है, इसके कारण यहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा है। जैसे ही आप थोड़ा ऊपर जाओगे, यहाँ पर आओगे, तो यहाँ पर सपोज करो इतना कॉलम तो हट गया और ऊपर का जो एटमॉस्फेयर है वो विरल है, तो यहाँ पर स्टोर्ड एनर्जी कम होगी, तो टेम्परेचर हमारे यहाँ पर कम होगा। तो आपको एक डायरेक्ट रिलेशन दिख रहा है टेम्परेचर और प्रेशर का, कब जब हम वर्टिकली ऊपर जाते हैं, ठीक। इसी के अपोजिट अगर हम क्षैतिज की बात करें, हम लोग बात करेंगे क्षैतिज हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। उसको आप समझने के लिए लैटिट्यूड पर आते हैं कि 0 डिग्री के बाद आप जब 30 डिग्री पे आ जाते हो तो फिर वहां पर जो प्रेशर है वो और कम होता है, प्रेशर जो है वो और हाई हो जाता है कंपैरेटिवली 0 डिग्री, और ऊपर जाओ तो प्रेशर हाई हो जाएगा, जो आपका पोलर रीजन है वहां पर हाई प्रेशर होता है, ठीक है। लो प्रेशर होता है, अभी उसी में बात करेंगे प्रेशर। अभी ये बताओ कि इतना कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है आगे, है ना, क्षैतिज वाला भी बात करेंगे। अभी हम लोग देखा था टेम्परेचर इन्वर्जन, ये कभी हम बोलना कि जो तापमान व्युत्क्रम है या प्रतिलोमन है ये केवल और केवल वर्टिकल सिस्टम में दिखाया जाता है। तापमान प्रतिलोमन या फिर तापमान व्युत्क्रम या टेम्परेचर इन्वर्जन ये हम लोग वर्टिकली देखते हैं। इसी के अपोजिट एक और चीज होती है, वो होती है टेम्परेचर एनोमली। दो चीजें हैं, देखो एक होता है आपका तापमान विसंगति, ठीक, और एक है आपका तापमान
व्युत्क्रम, ये दो चीजें हैं, ठीक है। जब तापमान व्युत्क्रम की बात आएगी तो आप कैसे देखोगे, वर्टिकल, और यहां पर आप देखोगे हॉरिजॉन्टल, ठीक है। जब आप यहां पर देखोगे तापमान व्युत्क्रम, तो मैंने आपको बताया कि यहां पर दो तीन कॉन्सेप्ट एडिशनली आ जाते हैं। एडियाबैटिक लैब जो हम लोगों ने देखा, दोष ताप बराबर 5.5 डिग्री सेंटीग्रेड, ये भी दो तरह के होते हैं। वेट एडियाबैटिक लैब 2.5 डिग्री फ़ारेनहाइट पर 1000 फीट, ड्राई एडियाबैटिक लैब ये आपको हो जाएगा ऑलमोस्ट 90 डिग्री फ़ारेनहाइट पर 1000 फीट। क्या तो लिख लो इसको, मैं यहां पर बना दूंगा। नॉर्मल लैब रेट ये कितना होता है, 3.6 डिग्री फ़ारेनहाइट पर 1000 फीट, ठीक है। एक होता है आपका वेट एडियाबैटिक लैब रेट, ये आपका होता है 2.5 डिग्री फ़ारेनहाइट पर 1000 फीट। एक आपका होता है एडियाबैटिक लैब रेट, ये आपका हो जाएगा 5.5 डिग्री फ़ारेनहाइट पर 1000 फीट। और एक आपका होता है ड्राई एडियाबैटिक लैब रेट, ये आपका रहता है अप्रोक्सीमेटली 90 डिग्री फ़ारेनहाइट पर 1000 फीट। अब देखिए नॉर्मल लैब रेट है, ये तो आपको पता चल गया क्या होता है, नीचे से ऊपर जाने पर, ठीक है। नीचे से ऊपर जाने पर क्या होगा, तापमान कम होता जा रहा है 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड के हिसाब से, ठीक। सपोज करो कि जो एयर नीचे से ऊपर जा रही है उसमें मॉइस्चर बहुत ज्यादा है, ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है। अगर मॉइस्चर ज्यादा होगा, ठीक है, तो जब वो ऊपर पड़ेगी तो जाहिर सी बात है कि जो तापमान होगा वो उतनी तेजी से नहीं घटेगा, क्यों, क्योंकि उसमें मॉइस्चर है। जो एयर मॉइस्चर कंटेन करती है, ध्यान रखिएगा, वो एयर हीट भी कंटेन करती है, ठीक है। तो जब वो ऊपर उठेगी जो बहुत ज्यादा सघन होगी, तो क्या बोलेंगे उसको, मॉइस्चर ह्यूमिडिटी आर्द्रता जिसकी होगी, जो एयर आर्द्र होगी आपकी, जो हवा आर्द्र होगी, जब वो ऊपर उठेगी तो वो उस हिसाब से कम उसका तापमान नहीं होगा जिस हिसाब से नॉर्मली होता है, ठीक। उसका तापमान धीरे धीरे गिरेगा, क्यों, क्योंकि उसमें ह्यूमिडिटी बहुत है, ठीक है। अब ह्यूमिडिटी ज्यादा है इसलिए 2.5 डिग्री फ़ारेनहाइट पर 1000 फीट है। इसी के बजाय अगर कोई ऐसी एयर हो जिसमें नॉर्मल लैब रेट से भी आप कह रहे हो कम आ जाता है, वो रीजन आपको कॉन्टिनेंटल एरिया में मिलेगा। जैसे हम लोग यहाँ पर देखते हैं इक्वेटोरियल 0 डिग्री हमारा क्या है, इक्वेटोरियल रीजन, ठीक है। 0 डिग्री टू 30 डिग्री अगर जाए तो उसे ट्रॉपिकल रीजन हो जाता है। ट्रॉपिकल रीजन को भी 3 तरह क्लासिफाई किया है, जैसे आपके 10 डिग्री टू 30 डिग्री, 0 टू 10 आपका इक्वेटोरियल रेंज पर, इवन इक्वेटोरियल 10 डिग्री नॉर्थ से लेकर 10 डिग्री साउथ, ये जो आपका लैटिट्यूडनल एरिया है इसे बोला जाता है इक्वेटोरियल रेंज फॉरेस्ट या फिर इक्वेटोरियल रेंज फॉरेस्ट, नहीं इक्वेटोरियल क्लाइमेट होता है, ठीक है। ये आपका इक्वेटोरियल क्लाइमेट होता है, जो रेंज फॉरेस्ट है वो 7 डिग्री नॉर्थ से 7 डिग्री साउथ का होता है, ठीक। उसी तरह जब आप और ऊपर बढ़ोगे तो 10 टू 30 डिग्री का जो एरिया है वो आपका ट्रॉपिकल एरिया बोला जाता है, ठीक है। अब उसमें देखो 3 रीजन है, जो सबसे आप वेस्ट में देखोगे, ये जीपी का भी बहुत अच्छा फिगर कर रहा है, सबसे वेस्ट में आपको क्या मिलेगा, सब ट्रॉपिकल एंड ट्रॉपिकल डिजर्ट। अभी हम लोग देखेंगे मैप पे देखेंगे, ठीक है, एक एक चीज समझ में आएगी। मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूं कि ऐसे समझ लो आप कि ये आपका 0 डिग्री है, ये आपका 10 डिग्री है, ये आपका 30 डिग्री है, 45 डिग्री है, 60 डिग्री है, 65 डिग्री है, 80 डिग्री है और फिर 90 डिग्री है, ठीक। ये तो मैंने क्यों ले रहा हूं, 0 टू 10 इक्वेटोरियल रेंज फॉरेस्ट का एरिया हो गया, ठीक। इसके ऊपर जब आप आओगे तो ये 3 पार्ट में, यहाँ पर सब ट्रॉपिकल ट्रॉपिकल रिजल्ट मिलते हैं। और ये आप चीज देखो तो कॉन्टिनेंट में भी आपको दिखाई देगी, आप अफ्रीकन कॉन्टिनेंट देखो, जो गिनी कोस्ट है आपका, ये आपका अफ्रीका है, यहां पर आपका गिनी कोस्ट है, यहीं पे इक्वेटर जा रही है ना। अब 0 टू 10 जब आप जाओगे तो यहां पर रेंज फॉरेस्ट एरिया आपको दिखाई देगा, ठीक। जो आपका ये वाला एरिया बेसिकली है, ये रेंज फॉरेस्ट है, अफ्रीका है, ठीक। इससे ऊपर जब आप जाओगे तो इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दो। ये आपका जो डेजर्ट एरिया है अफ्रीका का, ग्रेट डेजर्ट एरिया, वो आपको मिल जाएगा, क्या नाम है, सहारा का होटल। उसके बाद जब बीच में आप आओगे तो यहाँ पर ग्रासलैंड मिलेंगे आपको, सहारा, ठीक। उसके बाद जब आप यहाँ पर आओगे किस जगह तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा,
है ना, जो कि आपको अगर और थोड़ा उधर जाओ तो इंडिया आ जाएगा, है ना। तो क्योंकि वो तो पूरे लैटिट्यूड पे मार्क कर रहे हैं ना भाई, ये आपका अफ्रीका है, यहाँ पर आपका अरबियन पेनिनसुला है, यही तो आपका इंडिया है ना। तो जब पूरे बेल्ट को आगे बढ़ाओगे तो तो मैं कह रहा हूँ कि जो आपका वेस्ट या ये रोटेरियन क्लाइमेट की बात कर रहे थे, तो इसमें अगर हम सवाना को देखें तो सवाना रीजन तो कॉन्टिनेंटल एरिया है ना, बिल्कुल कॉन्टिनेंट के अंदर है ना। तो वहां पर जो एयर होगी, क्या उसमें मॉइस्चर होगा ज्यादा इससे कंपैरिजन या इससे कंपैरिजन? भाई सहारा से कंपेयर नहीं करेंगे क्योंकि वो तो डिजर्ट है, लेकिन सवाना में मॉनसूनल क्लाइमेट की अपेक्षा तो मॉइस्चर नहीं होगा ना। तो वहां पर आप कह सकते हो कि एडियाबेटिक लैप्स काम करता होगा जब एयर बढ़ती होगी 5.5 डिग्री फॉरेनहाइट पर बनता होगा। उसी के बजाय हम ड्राई एडियाबेटिक लैप्स की बात करें, है ना, शुष्क रुद्धोष्णता फराजदर, तो ये आपका कहां पर काम करेगा? ये आपका काम करेगा सहारा डिजर्ट एरिया, जहां पर बिल्कुल नहीं मॉइस्चर है, ठीक है। और जो ये वाला है वेट एडियाबेटिक लैप्स, मॉइस्चर कहां पर होगा? ओशियन। तो जो ओशियन सरफेस पे ये जो भी होगा इवेंट होगा, तो वहां पर हमारा वेट एडियाबेटिक लैप्स काम करेगा। इतनी बात क्लियर है ना? बिता दें? हाँ, ये तो ये देखा है ना, गाय छोटी होती है और देखिए इसका एग्जांपल ये है कि जो मंगोलिया है, ठीक है, अब मैं आपको बताना चाहता हूं जनरली जो अब लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो अभी आपको एग्जांपल में फाइल करते हैं, मैं एग्जांपल दे रहा हूं। जो मंगोलाइट्स है, जो मंगोलाइट्स जो मंगोलिया में आप देखो उनकी आगे वो छोटी छोटी होती है। लॉन्ग टर्म में क्या होता है? इवोल्यूशन होता है। लॉन्ग टर्म में इवोल्यूशन का प्रोसेस तो हमने स्टार्टिंग में चला है। When the earth would have evolved, oxygen would have not been present there, but after some time, oxygen is the second most important constituent in the atmosphere, 21%. उसी तरह लोग भी इवॉल्व करते हैं, है ना। जैसे मंगोलाइट होते हैं, एपिक्लाइटिक कोल्ड्स डेवलप होता है। तो जो माउंटेन रीजन है उसमें आप देख सकते हो एयर प्रेशर बहुत कम होता है, वहां का एटमॉस्फेयर बहुत अजीब अलग तरह का है इन कंपैरिजन टू द प्लेन एरिया, है ना। तो कुछ इवोल्यूशनरी प्रोसेस है जो वहां पर हमको अच्छा कि मतलब वो ऊपर से दबाव दिया। देखिए बहुत सारे रीजन है ना। ऑक्सीजन में जो फंडामेंटल लॉ है आपका बिल्डिंग लॉ में आपका फंडामेंटल बिल्डिंग लॉ जो आपका बॉडी है ना। तो ये मैं ये कहूंगा और तक कि हमारे चल में तो ऑक्सीजन राइट वर्ड पढ़ेंगे तो मानसून को कैसे बढ़ते जा रहा है? हां राइट वर्ड पढ़ रहे हैं तो एथिकल वाला बताया था। हां तो मानसून राइट वर्ड पढ़ रहे हैं तो मानसून इफेक्ट बढ़ता जा रहा है। ये बात हां हां देखिए ऐसा होता है। अभी हम लोग जो वर्ड क्लासिक यूज पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अब देखिए ये ऑप्शनल वाला आ गई थोड़ी। अगर आप अफ्रीका, यूरोप और एशिया इनको मिला करके देखो तो इन्हें सुपर कॉन्टिनेंट बोला जाता है, मिला करके ये कॉन्टिनेंट कंसीडर किया जाता है। जो जीसीपीओ में फिगर आपका बना हुआ है, ठीक है, वो पूरे वर्ल्ड के लिए है, लेकिन वही फिगर केवल और केवल इस सुपर कॉन्टिनेंट पे अप्लाई होता है, अफ्रीका, एशिया और यूरोप। समझ में आया? जैसे फॉर एग्जांपल उसमें लिखा हुआ है कि सबसे इधर आपको मिलेगा ये वाला जो रीजन है, ये क्या था? सहारा डिजर्ट। तो आप हर कॉन्टिनेंट के वेस्टर्न साइड पे देखो डिजर्ट मिलेगा 30 to 35 डिग्री नॉर्थ, ठीक है। आप बीच में जाओगे तो ग्रासलैंड मिलेगी, ग्रांड चाको, पैसमास, कैनमास, लॉटस, लॉटलिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, स्टेपी। तो ये जो एक डिवीजन है जो आपको दिखा हुआ है वो आइडियल पूरे वर्ल्ड के लिए है, लेकिन वही डिवीजन आपका सिर्फ और सिर्फ इसमें अप्लाई होता है, अफ्रीका, यूरोप और एशिया में। क्यों? क्योंकि इन्हें एक अलग सुपर कॉन्टिनेंट कंसीडर किया जाता है। जैसे आपने पढ़ा होगा केवल पेंजिया,
कि सुपर कॉन्टिनेंट पेंजिया है, लेकिन उससे पहले एक और सुपर कॉन्टिनेंट था जो उससे बड़ा था, वो था आपका रोडिनिया। पेंजिया देखिए, कॉन्टिनेंट बना, एसोसिएशन हुआ टेक्टोनिक ब्लॉक्स का, तो कॉन्टिनेंट बना। जब उनका डिसोसिएशन हुआ तो फिर हम लोग उसको अलग अलग जानते हैं, ठीक है। फिर इसी तरह एसोसिएशन डिसोसिएशन चला, जैसे पेंजिया बन गया तो पेंजिया के बाद एक डिसोसिएशन हुआ। आप अफ्रीकन रिफ्ट वैली देखो, धीरे धीरे साइड हो रहा है, ठीक। इंडिया में आप देखो जब तिंग हो रही है लगातार, नर्मदा तापी, जितने भी अब जब हम लोग जियोग्राफी पढ़ेंगे तो इसको आप देखेंगे कि जो इंडियन पेनिनसुला है, हम लोग जानते हैं कि वो एक है ना, एक आपका प्लेट भी है जो इंडियन पेनिनसुला है, लेकिन वो भी कई छोटे छोटे पार्ट से मिलकर बना हुआ है। जैसे धारवाड़ टेक्टोनिक ब्लॉक, धारवाड़ हो गया, तिंगभूम हो गया, बक्सर हो गया, ठीक है, बुंदेलखंड ब्लॉक। अब वो जब आपस में कोलाइड की तो दे गेट फ्यूचर्ड इन ईच अदर। इसीलिए आप देखो कई किताबों में लिखा रहता है कि इंडस सुदूर जोन आप पढ़ते होगे, लेकिन इंडस फ्यूचर जोन होता है ना। जैसे इंडस जो हिमालय है तो वहां पर आपको इंडस फ्यूचर जोन मिलेगा। उसी तरह अगर आप नर्मदा और तापी, तो वो भी एक फ्यूचर जोन है जो किसको फ्यूचर कर रहा है। इधर आपका बुंदेलखंड ब्लॉक है जिसमें आपका पूरा ऑलमोस्ट नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया जाता है, और जो नीचे आपका धारवाड़ है ना, उनको सूचड़ कर रहा है आपस में। इधर आप देखोगे तो महानदी गोदावरी सूचड़ है, इनके बीच में आप देखोगे सिंहभूम टेक्टोनिक ब्लॉक, बक्सर टेक्टोनिक ब्लॉक, और इधर आपका धारवाड़। तो जब ये आपस में मिले तो वही बन गया आपका इंडियन पेनिनसुला, ठीक है। तो ये तो बहुत ज्यादा डीप में ये आपकी नीड की चीज है, ये ऑप्शन है। तो कहां पे थे हम लोग? हाँ, ये आपका हो गया टेम्परेचर में वेट एडियाबेटिक, नॉर्मल एसिड, ड्राई एडियाबेटिक एसिड और एडियाबेटिक एसिड। अब मिटा दूं ना, अब आपको पता है कि जो टेम्परेचर है उसको सबसे ज्यादा प्रभावित कौन सी चीज कर रही है? जो तापमान है उसको सबसे ज्यादा अफेक्टिंग फैक्टर उसका क्या है? सोच के बोलो। इंसोलेशन, ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन है ना, कहीं कहीं पे वो एक्सेप्शनल हो जा रहा है, लेकिन आप पूरे में अगर कॉन्सेप्ट में देखोगे तो इंसोलेशन और टेम्परेचर समानुपाती हैं दूसरे के, ठीक। अब जो टेम्परेचर है उसको सबसे ज्यादा इफेक्ट क्या कर रहा है? मूवमेंट ऑफ एयर, मतलब प्रेशर ग्रेडियंट। जो प्रेशर ग्रेडियंट है वही तो टेम्परेचर को इफेक्ट कर रहा है। कहीं का तापमान ज्यादा है तो जब वो ऊपर चला जाएगा उसका तापमान कम हो जाएगा उस जगह का, तो वो डायरेक्टली जो रिलेशन बन रहा है वो प्रेशर के साथ बन रहा है, ठीक है। और आपको अब ये पता चल गया कि जो प्रेशर है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती है। क्यों करती है? एक बॉक्स में आप बहुत सारा हवा भर दो या फिर आप टायर ले लो, टायर पंक्चर होता है तो आप देखिए टायर के अंदर की जो हवा होती है वो बहुत ज्यादा प्रेशर में होता है। जैसे टायर में पंक्चर होता है सारी हवा बाहर निकल जाती है। क्यों? क्योंकि अब वो लो प्रेशर एरिया में आना चाहिए, वहां पर बहुत ज्यादा टायर होती है हाई प्रेशर, ठीक है। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर मूवमेंट होता है। मैंने कहा कि जब आप ऊपर जा रहे हैं तो आपका जो प्रेशर है वो लगातार कम होता जा रहा है ना। इसके कारण कुछ इफेक्ट, इसके कुछ प्रभाव है जो आपसे एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर प्रेशर लगातार कम होता जाएगा तो मैं कहूंगा कि आप बताओ क्या होता है। कुछ इसके प्रभाव हैं, जैसे ह्यूमन के ऊपर कुछ प्रभाव पड़ते हैं, ठीक है, कुछ दैनिक जीवन में प्रभाव पड़ते हैं। वेरी गुड। ब्रीदिंग प्रॉब्लम और वेरी गुड, और ब्रीदिंग प्रॉब्लम कोई और? हाँ, वेरी गुड। और मतलब नोज ब्लीडिंग आप कहते हैं, क्यों होती है कोई बता सकता है क्यों? जैसे नोज ब्लीडिंग क्यों होने लगती है जब हम हाइट ऊपर जाते हैं? आप ऐसे समझिए कि अभी क्यों ब्लीडिंग नहीं होती है, वेन से अभी ब्लीडिंग क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि जो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ना,
वो उसको बैलेंस किए हुए हैं। ऊपर जाने पे जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है तो अंदर का प्रेशर ज्यादा होता है, ठीक, तो वो ब्लड बाहर आता है। इसी तरह जो फाउंटेन पेन होता है वो लीक कर जाता है ऊपर, क्यों? क्योंकि पहले वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के द्वारा बैलेंस होता है। एक बहुत ही फेवरेट चीज है जो हमेशा एग्जाम में पूछी जाती है, बॉइलिंग पॉइंट कम होगा कि ज्यादा होगा? अच्छा, बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है? बॉइलिंग पॉइंट होता है इसमें वाटर स्टीम में कन्वर्ट होती है एट पर्टिकुलर प्रेशर। वेरी गुड। तो ये कम क्यों होता है? कम इसलिए होता है क्योंकि ऊपर जाएगा जो टेंपरेचर है वो कम हो जाएगा, प्रेशर कम होने की वजह से टेंपरेचर कम हो जाएगा, एक दूसरे पर क्रॉस नहीं लगता। तो वो क्यों हो रहा है? टेंपरेचर कम होने पे बॉइलिंग पॉइंट क्यों कम हो रहा है? तो बॉइलिंग पॉइंट का फिजिकल मतलब ये है कि वाटर निकल के लिक्विड से वेपर स्टेट में आ रहा है। हाँ ठीक है, देखिए बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ठीक है, हाँ 100 हो जाता है। तो मतलब ऊपर जाने पर बॉइलिंग पॉइंट 100 नहीं होता होगा, 90 पे आ जाता हो, ठीक। मान लो आप 8000 फीट ऊपर जा रहे हो तो जल्दी 92 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही वाटर बॉयल करने लगता है 8000 फीट के आसपास, ठीक है। तो अब वो जो 90 डिग्री पे बॉइलिंग हो रही है वो वही मैं पूछ रहा हूं क्यों हो रही है? पहले 100 पे नीचे की होती, ऊपर 90 पे क्यों? हाँ ठीक है, आपकी सारी बात सही है। अब ऐसे समझ लो 5 साल का कोई बच्चा है उसको समझना है तो कैसे समझाओगे? हाँ देखिए होता क्या है, आप एक अच्छा सा एग्जांपल ले लो, 2 बच्चे खड़े हैं, ठीक है, और दोनों जंप कर रहे हैं, बढ़िया कूदे हैं, तो पहले आराम से जंप कर लेंगे, ठीक है। लेकिन अब क्या करो कि आप अपने दोस्त का हाथ और अपने कंधे पे रख दो और उसका हाथ ऐसे बढ़ के अपनी तरफ दबा दो और फिर कूद पाओ, नहीं कूद पाओ, ठीक। क्यों? क्योंकि अब आपको कूदने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए, है ना। तो आप ऐसे समझ लो नीचे जो है आप आराम से नहीं कूद पा रहे, क्यों? क्योंकि वो हाथ दबा हुआ है, तो यहाँ पर ज्यादा एनर्जी चाहिए, क्यों? क्योंकि यहाँ पर तापमान ज्यादा है, ऊपर जाने पे वो हाथ ज्यादा आराम से आप चल पा रहे, ठीक है, क्लियर है ये बात? तो बॉइलिंग पॉइंट कम होती है। अच्छा, बॉइलिंग पॉइंट कम होगी तो खाना पकेगा देर में कि जल्दी? देखिए ये मैं इसीलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि एग्जाम टाइम में मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज होता था इस पर्टिकुलर चीज से। अगर बॉइलिंग पॉइंट कम हो गया तो खाना जल्दी पकेगा या देर? दाल बनाओगे यहाँ नीचे, ठीक है, तो दाल को डिल्यूट होने के लिए दाल का जो डिल्यूटेशन है, दाल का जो आप कह लो कि डिफरेंशिएशन है उसको चाहिए 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक। तो नीचे बॉयल 100 पे हो रहा है तो आराम से डिसइंटीग्रेट हो जा रही है, पक जा रही है। ऊपर आप पहाड़ पे चले जा रहे हो तो वहां पर बॉइलिंग पॉइंट जो है 90, उसको चाहिए 100 से पहले वो पकेगा नहीं, आपको मजा नहीं आएगा खाने में, ठीक है। तो इसलिए खाना पकने में टाइम लगता है, ठीक है। तो ये चीजें आती हैं लिख करके स्टेटमेंट वाइज आती है और पर्पज है कि आप समझ लो इन चीजों को क्यों है, ठीक है। तो ये तो था प्रेशर की। अब मैंने कहा कि जो एयर है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाती है, ठीक है। आपको पता है कि अगर एयर ऊपर उठी, अगर एयर ऊपर उठी तो नीचे क्या होगा? लो प्रेशर। लेकिन एयर जहां जा रही है वहां क्या क्रिएट करेगी? ठीक है, ये बात क्लियर है ना। अगर एयर नीचे गिर रही है तो इसका मतलब नीचे क्या होगा? क्यों? क्योंकि एयर गिर करके हाई प्रेशर बना रही है, जहां से आ रही है वहां पर वो क्या क्रिएट करेगी? एक हजार बात में बात बताइए क्या है, हाई प्रेशर है, लो प्रेशर? इसको हाई प्रेशर बोला जाएगा या लो प्रेशर बोला जाएगा? ये पॉइंट ए है, 990 मिली बार पे मैंने यहाँ प्रेशर बना दिया पॉइंट बी पे। अब दोनों में ए क्या है, ठीक, और ये लो। एक और मैंने यहाँ पर लिख दिया 880 मिली बार। अब यहाँ पर ए और बी में अगर हम कंपेयर करें तो ये हमारा लो प्रेशर है, ठीक है। लेकिन अगर बी और सी में कंपेयर करें तो ये क्या है? ठीक है।
मतलब एक चीज तो क्लियर हो गई कि जो प्रेशर है वो रिलेटिव सेंसिटिव है। अगर कहीं पर लिखा हो 990 मिलीबार तो वो ना हाई प्रेशर है ना लो प्रेशर, वो एक प्रेशर था, ठीक है। लेकिन जब हम उसको कंपेयर करेंगे किसी चीज से तो फिर वो क्या हो जाएगी, हाई या लो प्रेशर। हाँ सर यहाँ पे लो प्रेशर हो गया, ऊपर गया यहाँ से मतलब फ्लैट में ना ऊपर हो गया, ऊपर हाई प्रेशर क्रिएट हो गया। तो सर वो जो हाई प्रेशर है वो मतलब गया है बादल में, तो बादल मूव करेगा लो प्रेशर की तरफ। फिर देखिए जो सोचे उसको डाउट हुआ है, नीचे इन्होंने सोचा इसको डाउट हुआ, आप तो सोचो थोड़ा सोचना स्टार्ट करो, वही उसी में बना आपका डाउट भी दूर जाएगा। मैंने कहा कि जो प्रेशर है वो रिलेटिव सेंसिटिविटी है, ठीक है। मतलब अगर आप दो प्रेशर को कंपेयर करोगे तब जाके कोई प्रेशर हाई या लो होगा, ठीक। लेकिन ध्यान रखना कभी भी जो हाई और लो प्रेशर का कंपैरिजन होता है वो हमेशा सेम हाइट पर होता है। सेम हाइट पर अगर ये दो पॉइंट है ए और बी और इनको आप हॉरिजॉन्टली कंपेयर कर रहे हो 990 मिलीबार और 1000 मिलीबार, तो ये आपका हाई प्रेशर होगा और ये लो प्रेशर होगा। मुद्दा क्या है कि एल्टीट्यूड सेम होगा, कभी भी प्रेशर का कंपैरिजन वर्टिकल नहीं आता और वर्टिकली अगर आप मिक्स करोगे तो कंफ्यूज हो कि कहां पे हाई होगा कहां पे लो। सर इसमें वही हो गया कि जैसा आपने बताया कि ऊपर वर्टिकली अब क्वेश्चन है, मैंने कहा कि यहाँ लो प्रेशर है तो यहाँ से जरूर सी बात है कि हवा ऊपर गई होगी, तभी यहाँ पर लो प्रेशर बन रहा है, ठीक। ये जहाँ जा रही होगी वहां पर ये हाई प्रेशर बनाएगा, लेकिन ध्यान रखिएगा ये हाई प्रेशर इसके कंपैरिजन में हाई नहीं है। क्यों? क्योंकि हाइट सेम नहीं है। तो ये बेसिक का फॉर्मूला है, यही पूरा निचोड़ है इसका प्रेशर सिस्टम, वरना हमेशा कंफ्यूज हो। बता हाँ बताइए। लो प्रेशर हाई प्रेशर, हां नीचे से हवा मूव करेगी, हां तो सर जब नीचे से हवा मूव करेगी तो ऊपर हाई प्रेशर तो मतलब लो के ऊपर आएगी हाई, तो उस साइड के ऊपर लो होगा, तो बिल्कुल मीडियम मूव करेगा। बिल्कुल बिल्कुल यही सर्कुलेशन है, यही यहाँ से हवा गई तो इस लो प्रेशर को भरने के लिए यहाँ से हवा चली, क्योंकि यहाँ हाई प्रेशर है, ठीक। ये यहाँ पर हवा के ऊपर थी, ये प्रोसेस है, ये प्रोसेस यहीं पर कंप्लीट। अब ऊपर क्या है, यहाँ पर हाई प्रेशर है, ठीक। यहाँ पर हाई प्रेशर क्यों था? क्योंकि यहाँ से हवा गिर रही थी तो यहाँ लो प्रेशर बन रहा होगा, इस लो को भरने के लिए क्लियर है सर्कुलेशन। अब बताइए फिर अब ये बिना बताए कैसे इंडियन ज्योग्राफी पढ़ा, हमें बोला है इंडियन ज्योग्राफी पढ़ा, वो ही नहीं पता था, है ना। देखिए मैंने बोला कि जो प्रेशर है उसका कंपैरिजन हमेशा सेम एल्टीट्यूड पर होता है, सेम हाइट पर है, ठीक। ये हाइट सेम है, ठीक। यहाँ पर मैंने बोला कि ये सर है, यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पड़ी तो यहाँ से एयर ऊपर गई, गर्म करके हवा ऊपर गई, जिस जगह को हवा छोड़ती है वहां पर लो प्रेशर क्रिएट होगा, ठीक। तो यहाँ आ गया क्या लो प्रेशर, जहां पर हवा जाती है वहां पर क्या होती है हाई प्रेशर। ये लो प्रेशर क्यों है? क्योंकि ये इसके कंपैरिजन में लो प्रेशर है, इसीलिए तुमने इसको लो प्रेशर लिखा। तो ये हाई प्रेशर होगा, यहाँ पे हाई प्रेशर इसीलिए बन रहा होगा क्योंकि यहाँ से हवा नीचे गिर रही होगी, सप्लाई हो रही होगी। जब हवा नीचे गिर रही होगी तो इट मींस यहाँ पर क्या क्रिएट कर रही होगी, इस लो प्रेशर को भरने के लिए यहाँ से हवा चलेगी। यही आपका एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन है। ये बात क्लियर है, ठीक है। अब यही जो कंडीशन है आप ये कह सकते हो इक्वेटर है और ये 90 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड है, वो नॉर्थ पोल है, ये इक्वेटर है। इक्वेटर पर ये हो रहा है और यहाँ पर सब्सिडेंस हो रहा है, ठीक है। ये जो कंडीशन है और ये दोनों ही कंडीशन है किसकी, इनस्टेबिलिटी की और स्थिरता की, ठीक। चाहे वो ऊपर है या नीचे गिरे, लेकिन अगर इसमें पूछूं मैं कि किस कंडीशन में रेनफॉल होने की संभावना है, प्रेसिपिटेशन कब होगा, वर्षा कब होगा,
तो ए में होगा या बी में होगा? ए में होगा। क्यों? क्योंकि वर्षा के लिए आपको पता है कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी ज्यादा होनी चाहिए। वो ज्यादा तब होगी जब टेम्परेचर कम होगा। ठीक, टेम्परेचर कम होगा तभी ड्यू पॉइंट अचीव होगा और तभी आपका संघनन होगा, कंडेंसेशन। कंडेंसेशन के कारण वर्षा बादल बनेंगे और बारिश रेनफॉल होगी। ठीक है, किसी को अगर अब तक दिक्कत है एटमॉस्फेरिक साइकिल है, जो एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन आप कह सकते हो। ठीक है, 5:30 बजे कटाएंगे ना? क्या मतलब 5 बजे के बाद आ जाते हैं? बंद कराने आ जाते हैं। अब आपको पता है कि जो विंड है उसके चलने के लिए एक बहुत ही प्री कंडीशन होनी चाहिए, वो है प्रेशर ग्रेडियंट, दाब प्रवणता, या फिर आप कह सकते हो कि विभिन्न दाब होना चाहिए दो जगहों का, दो प्लेस का जो प्रेशर है वो अलग अलग होना चाहिए, तभी हाई से लो आपकी हवा चलेगी। ठीक है, अब इसी में एक कॉन्सेप्ट आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो पूरे फिजिकल ज्योग्राफी में कहीं पर भी आप देखोगे तो वो कॉन्सेप्ट यूज होगा। प्रेशर का कॉन्सेप्ट है विंड का, जिसको हम लोग डिस्टेंस फ्रॉम सी बोलते हैं, इफेक्ट ऑफ कॉन्टिनेंटलिटी बोलते हैं, महाद्वीपीय प्रभाव, समुद्र से दूरी, या फिर आप कह सकते हो लैंड ब्रिज और सी ब्रिज। मैं इन सबको एक ही कैटेगरी में रखता हूं, इसका किताब में सब अलग अलग लिखा है, अलग अलग आपको लैंड ब्रिज दिखाई देगा, सी ब्रिज दिखाई देगा, माउंटेन ब्रिज, वैली ब्रिज, सब एक है, कॉन्सेप्ट सबका एक ही है जो अभी हम लोगों ने पढ़ा है। तो आइए उसको देख लेते हैं। ठीक है, ये आपका कॉन्टिनेंट है, ये आपका ओशन है। ठीक है, और हम बात कर रहे हैं दिन के टाइम। दिन के टाइम में आप बताओ कि टेम्परेचर यहां पे ज्यादा होगा या ये आपका कॉन्टिनेंट का टेम्परेचर है, ये आपका ओशन का टेम्परेचर है, ये ज्यादा होगा या ये ज्यादा? लैंड का ज्यादा होगा। लैंड का टेम्परेचर ज्यादा क्यों? एक आदमी नाम था। हाँ, धीरे धीरे होता है, ऐसा क्यों होता है? सर क्योंकि जो पानी है वो मूवमेंट करता है, तो मतलब हीट जो है इकट्ठी नहीं हो पाएगी, ज्यादा पानी होता है, लैंड बन जाती है। और पानी लेयर में हाँ, सब एक ही बात है, वो भी यही बोल रहे हैं, सब वही है। हाँ, वही तो क्यों है भाई, एक ही बात बोल रहे हैं। देखो एक बात समझ आ गई कि जो ओशन है वो लेयर डेप्थ में है, और जो सूर्य का पोजीशन है वो लैंड बहुत अंदर तक डेप्थ में पेनिट्रेट नहीं कर रहा है। ठीक, 3 मीटर तक नहीं पेनिट्रेट हो रहा है, तो इससे वो बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगा, थोड़े क्वांटिटी में, थोड़ी जगह पर ज्यादा विकिरण होगा। ओशन में यही चीज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, मूवेबल है, ये सारी बात। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फिजिक्स का। तो उतनी वेरी गुड, ये रीजन है वाटर का एल्बिडो है वो इनकम्पैटिबल जा रहा है। ठीक है, लेकिन जो मेजर कॉन्सेप्ट है वो ये है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है, अभी इसको बताते हैं स्पेसिफिक। हाँ, विशेष विशिष्ट ऊष्मा। ठीक है, स्पेसिफिक जो विशिष्ट ऊष्मा धारिता है वो वाटर की इनकम्पैटिबिलिटी में जाती है। अब इसका क्या मतलब, कौन डिफाइन करेगा स्पेसिफिक कैपेसिटी को? सर मतलब यूनिट मास को 1 डिग्री सेल्सियस गर्म करने के लिए जितनी हीट डायरेक्ट
1 ग्राम किसी भी पदार्थ के 1 ग्राम की मात्रा का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जितनी एनर्जी की आवश्यकता होती है वही आपकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है। ठीक है, ये वाटर की ज्यादा होती है, इसलिए ये धीरे धीरे बढ़ता है, क्योंकि 1-1 ग्राम है ना 1-1 डिग्री सेंटीग्रेड वो धीरे धीरे बढ़ता है। क्लियर है? इसके अलावा जो आपको बताया बिल्कुल सही है कि ये ट्रांसपेरेंट होता है, ये ओपेक होता है। यहाँ पर जो पेनिट्रेशन होगा वो ज्यादा देर तक नहीं होगा, 3 फीट तक होता है। इसके कंपैरिजन में यहाँ पर सेवरल मीटर डेप्थ में आपका पेनिट्रेट कर जाएगा सनरेज, तो ये मूवेबल है, ये स्टैटिक है, मूव करेगा तो ये जो हीट होगी वो मिक्स हो जाएगी पूरे में। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ये जो रीजन है। इसके अलावा एक उन्होंने बताया बहुत बढ़िया कि इसका एल्बिडो इससे ज्यादा है, जो भी इंसुलेशन की मात्रा आएगी वो वापस चली जाएगी। एक और इसमें है कि यहाँ पर ओशन के ऊपर क्लाउड फॉर्मेशन बहुत ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि वहां पर इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, क्लाउड फॉर्मेशन बहुत ज्यादा है। तो जो क्लाउड फॉर्मेशन होगा वो भी आपकी इंसुलेशन को एल्बिडो के माध्यम से रिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है, तो ये सारे इसके प्रीकंडीशन। इसी के कारण हम कहते हैं कि जो टीसी है वो दिन के टाइम में बहुत ज्यादा गर्म होगा कंपैरिजन टू सी वाटर। क्लियर है ना? ठीक है, ये गर्म होगा तो आपको पता है कि यहाँ पर अगर ये तापमान ज्यादा है तो प्रेशर क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर हॉरिजॉन्टली देख रहे हैं। ठीक है, तो तापमान अगर बहुत ज्यादा है तो प्रेशर कैसा होगा? लो। तो यहाँ पर जो प्रेशर होगा वो लो प्रेशर होगा। इसके कंपैरिजन में ये लो प्रेशर क्या है, किसी से कंपेयर कर रहे होंगे तो ये किससे कंपेयर में लो होगा, इससे कंपेयर। तो यहाँ पर ये हाई प्रेशर होगा। आपको पता है एयर हाई से लो चलती है या लो से हाई? एयर चलेगी आपकी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, मतलब ये एयर ऐसे है। ये एयर ठंडी होगी या गर्म होता है? क्यों ठंडी होगी? हाई प्रेशर एरिया से आ रही है। ठीक है, ये जब आई इधर, ठीक है, तो यहाँ पर जो आदमी खड़ा होगा वो डांस करने लगेगा। ठीक, क्योंकि यहाँ पर तो ठंडी हवा है। इसीलिए कहा जाता है कि जो कोस्टल एरिया होते हैं है ना, गर्मियों में भी वहां पर तापमान हमेशा सामान्य रहता है। गर्मी में दिन में ही दिक्कत होती है और दिन के टाइम में जो कोस्टल एरिया है हमारे बीचेस है वहां पर मस्ती जाते देखो मस्त एकदम। ठीक है, क्यों? क्योंकि वहां पर उनको एटमॉस्फेयर में बिल्कुल एक प्रीकंडीशन बना के दे रखा है। देखिए मैंने बोला कि जो टेम्परेचर है वो लैंड का टेम्परेचर ओशन के टेम्परेचर से दिन के टाइम पर ज्यादा होगा। ज्यादा क्यों होगा? क्योंकि 2-3 कंडीशन है इसमें। पहला कि जो लैंड या जो आपका रॉक होता है उसकी स्पेसिफिक हीट जो कैपेसिटी होती है वो इन कंपैरिजन टू वाटर बहुत कम होती है। वाटर की ज्यादा होती है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है कि किसी भी पदार्थ के 1 ग्राम मात्रा का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड अगर हमें इंक्रीज करना है तो हमें उसे कितनी हीट देनी है। अब सपोज करो इसका 1 ग्राम है, ठीक, इसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड में बढ़ा है तो इसको हमें सपोज करो कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर देना पड़ता है। ठीक है, उसके कंपैरिजन में इसको ज्यादा देना पड़ता है। क्यों? उसका रीजन ही है बहुत सारा कि ये स्टैटिक है, वही बात आ जाएगी, ये मूवेबल है, ये तुरंत डिस्ट्रीब्यूट कर देगा अपना टेम्परेचर। ठीक है, क्लियर हो रहा है? तो दूसरी कंडीशन ये होगी कि ओशन में एल्बिडो इससे ज्यादा है, ओशन में पेनिट्रेशन इससे ज्यादा है, ओशन के ऊपर क्लाउड फॉर्मेशन है उसका एल्बिडो इससे ज्यादा है। तो इन सब से जो आउटकम निकलता है चलता है कि जो हमारा टेम्परेचर है वो इफेक्टिवली यहाँ पर ज्यादा हो जाता है, यहाँ पर कम हो जाता है। यहाँ टेम्परेचर ज्यादा होगा तो आपको पता है कि डायरेक्टली जब टेम्परेचर ज्यादा होता है तो प्रेशर कम होगा। प्रेशर कम होगा तो यहाँ लो प्रेशर होगा, इन कंपैरिजन प्रेशर परसिस्टेंट ओवर द ओशन। और यहाँ पे हाई प्रेशर है, यहाँ पर लो प्रेशर है, तो जो इफेक्टिव और जो आप कह लो फाइनल मूवमेंट होगी एयर की वो होगी फ्रॉम ओशन टुवर्ड द लैंड। ओशन से मूवमेंट हो रही है इसलिए इसको क्या बोलते हैं? सी। ठीक है, तो ये आपकी ब्रीज और विंड एक ही है। ठीक है, जो ओशन है। अब इसी के विपरीत अगर रात का समय कर दें, ठीक है, अगर रात है तो रात के टाइम पर आपको पता है कि वही सारे रीजन है जो पहले डिस्कस किए हैं हम लोगों ने, तो जमीन ज्यादा जल्दी ठंडी होगी। इनका पहले ये ठंडा हो जाएगा तो इसका तापमान क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तापमान कम होने के कारण यहाँ प्रेशर हाई हो जाएगा। इसके कंपैरिजन में लो प्रेशर कंपैरिजन में क्यों? क्योंकि यहाँ पर तापमान इसके कंपैरिजन में ज्यादा है। ठीक है, तो अब जो एयर का मूवमेंट है वो इधर ना होकर के इधर जाएगा फ्रॉम लैंड टू ओशन, और यहाँ पर जो खड़ा है वहीं से खड़ा रहेगा। ठीक है, ठीक, अब इधर से इधर जा रही है तो यहाँ पर जो होगा उसको मजा आएगा, ठंडी होगा। मतलब ओवरऑल जो ब्रीज है वो आपकी ठंडी होती है।
चाहे वो लैंड ब्रिज हो या वो सी ब्रिज, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। और इसी को जब ये लैंड से ओशन की तरफ जाए तो उसे हम बोलते हैं लैंड, ठीक है। ये बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं, बोरिंग तो नहीं लग रहा? हाँ, ये बताओ, देखो सिंपल सी बात है, कौन बताएगा आप में से, कौन बताना चाहेगा इसको, कौन एक्सप्लेन करना चाहेगा? कोई एक बंदा हाथ उठाए जो एक्सप्लेन करेगा लैंड ब्रिज और सी ब्रिज को। हाँ आइए आप आज थोड़ा जल्दी एक्सप्लेन कर दो। सबसे पहले स्पेसिफिक हीट होनी है 1 किलो आप 5 किलो लो और 1 किलो पानी ले लो, तो ज्यादा पानी ज्यादा होगा तो गर्म होने के लिए इसे हीट कम चाहिए होगी, इसे हीट आपको देनी पड़ेगी, ठीक है। और जितनी हीट आप दोगे वो कंटिन्यू रहेगा, ये थोड़ा टाइम बाद इसे रेडिएट करना शुरू करेगा। तो इस तरह से हीट कैपेसिटी की ज्यादा होगी वाटर की, तो वही लैंड वाटर, ये इसके पास सन यहाँ ये लैंड दिन का टाइम है, तो दिन का टाइम है यहाँ टेम्परेचर ज्यादा हो जाएगा ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस व्हिच वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर। यहाँ टेम्परेचर कम होगा तो अब आप यहाँ देखो हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर, यहाँ पे लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर, नहीं टेम्परेचर हाई हो गया, लो टेम्परेचर हाई, और यहाँ का टेम्परेचर लो हो गया, यहाँ टेम्परेचर लो है तो प्रेशर हाई और यहाँ पे भी प्रेशर लो, ये प्रेशर लो, टेम्परेचर हाई है। और हाई प्रेशर किसी भी चीज को मूव करवाने के लिए, ये नहीं कि बेड को या किसी चीज को मूव करवाने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी मूव करवानी है तो हाई पोटेंशियल से गर्म करते हैं ठंडा, इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे नेगेटिव होते हैं तो पॉजिटिव की तरफ मूव करेंगे। कोई ना कोई चीज मूव करेगी, अगर हमें कोई चीज मूव करवानी है तो उसके लिए डिफरेंस होना चाहिए। कभी भी टंकी खोलोगे उधर पानी आ रहा है, आपके गिलास में पानी नहीं है, आपको पानी चाहिए कहां, आपके गिलास में, तो मूव करेगा टंकी में, क्योंकि टंकी में पोटेंशियल है, पानी है और आपके गिलास में नहीं है। कोई भी चीज फ्लो करने के लिए डिफरेंस होना चाहिए, विंड मूव कराने के लिए प्रेशर डिफरेंस होना चाहिए, ठीक है। तो वही प्रेशर ज्यादा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ बेड का मूवमेंट, प्रेशर ज्यादा होगा तो विंड मूव करेगी। किसका क्वेश्चन था, आया कि नहीं है ना? चलो इनको बुला लिया करेंगे थोड़ा, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है। इसी तरह आपका एक कॉन्सेप्ट है लैंड, माउंटेन ब्रिज और वैली ब्रिज। देखिए माउंटेन ब्रिज और वैली ब्रिज का अलग कॉन्सेप्ट आएगा। तो वैली जब हम लोगों ने बोला लैंड ब्रिज, तो जो हवा थी वो कहां से कहां जा रही थी, लैंड से ओशन, ठीक है। सी ब्रिज था तो सी से लैंड की तरफ आ रही थी। इसी तरह जब माउंटेन ब्रिज हम बोलेंगे तो दो चीज है, एक आपका माउंटेन है तो एसोसिएटेड है वैली। माउंटेन ब्रिज कहां से कहां रही होगी, माउंटेन से वैली की तरफ, मतलब डाउन स्लोप मूवमेंट ऑफ एयर होगा नीचे की तरफ, और वैली ब्रिज वैली से माउंटेन की तरफ, मतलब आप स्लोप मूवमेंट होगा, ठीक है। हम इसको समझते हैं कि दिन के टाइम पर आप बताइए अगर यहां से सन है, ठीक है, अरे भी बताए
दिन का टाइम है, डे टाइम। दिन के समय कौन सा सरफेस ज्यादा गर्म हुआ, ये या ये? ऐसी बात है, जो माउंटेन टॉप है या जो स्लोप है जो इसके साइड में पड़ रहा है ना, वो ज्यादा गर्म हो जाएगा। ये गर्म होगा तो यहाँ की जो एयर होगी वो गर्म हो जाएगी, गर्म होकर के ये कहाँ जाएगी, ऊपर जाएगी। इस एयर को भरने के लिए, यहाँ वैक्यूम तो हो नहीं सकता, तो इस एयर को फिल करने के लिए हवा कहाँ चलेगी, वैली से चलेगी। ठीक है, जब हवा वैली से चली तो यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट हुआ, इस वैक्यूम को कौन भरेगा, क्लियर है? तो अब यहाँ पे वैक्यूम जो क्रिएट हुआ, इसको भरने के लिए जो ठंडी हवा नीचे से ऊपर जा रही है, अपफ्लो मूवमेंट हो रहा है, उसे हम क्या बोलेंगे, वैली। क्लियर है ना? और इसी के अपोजिट रात के समय में ये ज्यादा गर्म हुआ था तो ये ज्यादा ठंडा हो जाएगा। ठीक है, तो जो विंड की डायरेक्शन है वो डाउन स्लोप हो जाएगी, माउंटेन से बढ़ेगी। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं माउंटेन। इसमें मैंने अभी आपको बताया था सी ब्रीज, वही एक कॉन्सेप्ट मैंने क्या कहा, यही कॉन्सेप्ट अब हर जगह लगेगा। आपका चाहे मानसून आएगा, चाहे आपके ईस्टर्नी आएंगे, वेस्टर्नी आएंगे, मेडिटेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट आएगा, सेम कॉन्सेप्ट लगना है, जहां पर डिफरेंस होगा। ठीक है, अब मैंने बोला कि अभी हम लोगों ने लैंड ब्रिज और सी ब्रिज पढ़ा। ठीक है, तो किसी भी जगह के वातावरण या जलवायु को कंट्रोल करने के लिए एक बड़ा क्वेश्चन है, वेदर और क्लाइमेट में क्या डिफरेंस होता है? वेदर और क्लाइमेट, ठीक है, ये तो पता होगा कि क्लाइमेट जो है ये लॉन्ग टर्म एवरेज होता है, मतलब लॉन्ग टर्म एवरेज ऑफ दी प्री एग्जिस्टिंग वेदर कंडीशन। मतलब छोटा छोटा वेदर अगर आप मिला करके बड़े हुए देखोगे तो जो लॉन्ग टर्म इवैल्यूएशन होगा अराउंड 30 to 35 ईयर्स का, उसे बोला जाता है क्लाइमेट। ठीक है, वेदर के बारे में अगर हम ज्यादा पढ़ेंगे तो हम हो जाएंगे मीटियोलॉजिस्ट, इसीलिए हम लोग ज्यादा क्या पढ़ते हैं, क्लाइमेट, क्योंकि हमको ज्योग्राफर क्लाइमेटोलॉजिस्ट बनना है। ठीक है, तो अब यहाँ पर किसी भी जगह के वेदर को, क्लाइमेट की किसी भी जगह के वेदर को कंट्रोल करने के लिए, या किसी भी जगह का जो वेदर होता है वो सबसे ज्यादा अफेक्टेड होता है इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट से। माउंटेन वैली तो है, इसके अलावा जो भी हमने लैंड और सी ब्रीज पढ़ा, इसीलिए जो कोस्टल एरिया है बहुत सारे वो ठंडे रहते हैं गर्मियों में। तो भाई वो तो आप कह सकते हो कि कंडीशंस ऑफ द एटमॉस्फेरिक फैक्टर्स एग्जिस्टिंग एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम एंड एट अ पर्टिकुलर प्लेस, तो यही तो वेदर है। जब एक पर्टिकुलर टाइम और प्लेस की बात करें, अगर उन्हीं का एवरेज कंडीशन ले तो क्लाइमेट है। तो किसी भी जगह का जो वेदर है वो कंट्रोल्ड होता है, या फिर आप कह सकते हो वो मॉडिफाई किया जाता है किसके द्वारा, ओशन के द्वारा या सी या लैंड ब्रिज के द्वारा। ठीक है, अभी दोनों जो पढ़ा। अब ये जो सी ब्रिज चल रही है, सी सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए ज्योग्राफी में सी ब्रिज, क्यों? क्योंकि वही आपकी ऑन शोर विंड्स है, वही आपकी मॉइस्चर वाले विंड्स है, उनमें ही मॉइस्चर है, वही आपके रेनफॉल के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो पढ़ना तो हमें नहीं है, सी ब्रीज हर जगह आएगा। अब वो सी ब्रीज अगर बड़े स्केल पे आता है ना, तो वो इफेक्ट किसको करेगा, क्लाइमेट। अब देखिए आप मैप देखेंगे एटलस ना, तो एटलस में आप देखेंगे कि 30 से लेकर 35 डिग्री का जो लैटिट्यूड है, इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं। रीजन क्या है कि हर कॉन्टिनेंट सेम कैरेक्टरिस्टिक शो करता है इन लैटिट्यूड के बीच। जैसे कॉन्टिनेंट का जो वेस्टर्न पार्ट है उसमें आप देखोगे आपको डिजर्ट दिख रहा है, जो ईस्टर्न पार्ट है वहां पे आपको अच्छा
जो आपका विंडवर्ड साइड है। तो 30 to 35 डिग्री वाला जो लैटिट्यूड है उस पर्टिकुलर एरिया में जो कॉन्टिनेंट का वेस्टर्न पोर्शन है वहां पर आपको जो डिजर्ट दिखाई दे रहा है उसके कुछ रीजन्स है। रीजन्स क्या है? तो अभी जो हम लोगों ने बात की लैंड ब्रिज और सी ब्रिज वाली, है ना, तो आप देखोगे वहां पर लैंड ब्रिज चल रही होगी। अभी हम लोग आज तो नहीं हो पाएगा, शायद कल होगा, जब हम लोग ग्लोबल विंड सर्कुलेशन देखेंगे, ठीक है, कि जो विंड है वो कैसे चल रही है पूरे वर्ल्ड में, पूरे ग्लोब में। तो 30-35 डिग्री लैटिट्यूड में आप वेस्टर्न साइड में देखोगे तो आपको ऑफ शोर विंड दिखाई देंगे। ऑफ शोर का मतलब क्या हुआ कि जो विंड है वो लैंड से ओशन की तरफ जा रही है। अगर कोई विंड लैंड से ओशन की तरफ जाएगी तो उसमें क्या नहीं होगा? मॉइस्चर नहीं होगा, ह्यूमिडिटी नहीं होगी, आर्द्रता नहीं होगी। अगर आर्द्रता नहीं होगी तो वो रेनफॉल नहीं कर पाएगी, इसीलिए वहां पर की वहां की जो वनस्पतियां हैं वो पानी की कमी में मर जाती हैं, तो इसलिए मरुस्थल बन जाता है ना, डिजर्ट बन जाता है। इसी के ऑनशोर विंड की बात करें तो वो ऑनशोर विंड है, ये आपकी है सी ब्रीज जो ओशियन से लैंड की तरफ चलती है। ओशियन से अच्छा भैया फीडबैक कर देना। जो आपकी सी ब्रीज है, ठीक है, वो आपकी ओशियन से लैंड की तरफ आ रही है। ओशियन से लैंड की तरफ आने का मतलब कि वहां पर वो उनके पास मॉइस्चर बहुत होगा। मॉइस्चर का मतलब आर्द्रता, ठीक है। अब आर्द्रता ज्यादा हुई तो वो लैंड पर आकर के क्या होंगी भाई, वो बारिश कराएंगे, रेनफॉल के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगी, ठीक है। कहीं पर आप देखोगे ऑनशोर विंड वहां पर डिजर्ट नहीं मिलेगा आपको, ऑनशोर रीजन, ठीक है। अब यहां पर मैंने एक फिगर बनाया है, ये ओशियन है, ये तीन प्लेस है ए, बी और सी, ठीक है। आप देखोगे कि समुद्र से ए के आप जब बियॉन्ड जा रहे हो तो समुद्र से दूरी बढ़ती चली जाएगी, ठीक। जब समुद्र से दूरी बढ़ेगी तो क्या होगा, यहां से जो विंड आएगी, यहां से जो सी ब्रीज मॉइस्चर लेकर के आ रही है वो रेनफॉल कहां कराएगी, यहां पे ये अच्छी रेनफॉल करा सकती है। सपोज कीजिए आप 125 सेंटीमीटर की रेनफॉल करा दीजिए, ठीक। जब ये आगे बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है रेनफॉल करा करा के उसका मॉइस्चर खत्म हो जाएगा, ठीक। तो बी पे वो सफिशिएंटली कम रेनफॉल कराएगी, और जब सी पे आएगी एक और बना लेते हैं डी, तो यहां पर वाटर कराएगी और यहां पर रेनफॉल कराएगी, नहीं कॉम्बिनेशन हो गई, ठीक। मतलब ओशियन से महाद्वीप के अंदर घुस गए, ठीक। तो यही जो इफेक्ट है इसी को कहते हैं कॉन्टिनेंटलिटी या महाद्वीपीय प्रभाव, ठीक है। यही जो इवेंट है, यही जो कॉन्सेप्ट है उसको बोला जाता है इफेक्ट ऑफ कॉन्टिनेंटलिटी या फिर महाद्वीपीय प्रभाव। मतलब जैसे जैसे ओशन से दूर जाएंगे रेनफॉल कम होती चली जाएगी। इसीलिए जब मानसून आता है, और से जब मानसून जब आता है अब यहाँ पे जब ऑनसेट ऑफ मानसून होगा तो यहाँ से हमारी साउथ वेस्ट मानसून विंड्स आएंगी, ठीक। ये विंड्स कैसी हैं, जब ये ओशियन से लैंड की तरफ आ रही है कैसी हो गई, ये ऑनशोर विंड्स हो गई, मतलब ये मॉइस्चर वाले विंड से इनमें आर्द्रता है। ये जब आकर के स्ट्राइक करती है केरला कोस्ट में, ठीक है, तो यहाँ पर वेस्टर्न घाट ईस्टर्न घाट खड़े हैं, ठीक है, इनसे टकराएंगी तो यहाँ पर जो आपका वेस्टर्न पार्ट है या जो वेस्टर्न घाट है वहां पर ये ओरोग्राफिक रेनफॉल करेंगे, ऐसे लोग आगे बात करेंगे कि ये क्या होगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर कोई विंड आ रही है, ये बहुत सारा मिक्सचर लेकर के आ रही है, ठीक है, बहुत सारा पार्टी का सामान लेके आ रही है, तो भाई जब वो वेन्यू में पहुंचेगी तो पार्टी को करेगी, ठीक है। तो यहाँ से वो सारा सामान लाएगी, यहाँ से जा सकती है चढ़ेगी, जब वो माउंटेन पर चढ़ती है ना, तो माउंटेन की जिस साइड पे वो चढ़ रही है वहां पर ऊपर जाते जाते वो ठंडी हो, धीरे धीरे टेम्परेचर कम होगा, टेम्परेचर जब कम
जाहिर बात है कंडेंसेशन। तो ये वो नहीं ये जो आपका इंडिया में वेस्टर्न घाट है वहां पर हमारे कोरोनाफिक रेनफॉल होते हैं, ठीक, लेकिन जो ईस्टर्न घाट है वहां पर हमारा साइक्लोनिक होते हैं। इसका मतलब बताऊंगा कि यहां पर साइक्लोनिक रेनफॉल होता है, यहां पर कोरोनाफिक होता है, ठीक है। तो ये ऑनशोर विंड्स है, लेकिन जैसे जैसे ये अंदर आती जाएगी आपको पता है कि इसीलिए जो हमारा पंजाब उत्तर प्रदेश जो हमारा एरिया है इसको जहां पर खड़े है ना, और जो आपका दिल्ली वाला पोर्शन है यहाँ पर ऑनसेट ऑफ मानसून के टाइम पर सफिशिएंट रेनफॉल नहीं होती। क्यों? क्योंकि ये जो मॉइस्चर चादर में है ये धीरे धीरे कॉन्टिनेंट के अंदर जा रही है। क्लियर है? वो वाला चीजें याद करो। अब इसको कर लो A B C और D। तो जैसे जैसे अंदर जाएगा इसका मॉइस्चर खत्म हो जाएगा, मॉइस्चर खत्म होगा तो रेनफॉल निकलेगी, ठीक है। ये बात क्लियर है ना? तो इसीलिए जो कॉन्सेप्ट है हमारा ऑनशोर का ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर जगह आपके काम आएगा। क्या और ना चलिए टाइम खत्म हो गया नहीं अगर जाना होगा तो अभी जो मैंने जितना बताया है 2 मिनट मनन कर लो, 5 मिनट का समय ले लो, मनन करो और बताओ क्या नहीं मन, क्योंकि वो ये निकल जाए। नोट्स आपके पास है, ठीक है। हाँ इसे आप टेलीग्राम होगा आपका, इसको आप सर्च करना, ठीक है। ये पहली फर्स्ट टाइम बनाया है जगह, उसी से मैंने डाल दिया है, उससे मैंने डाल दिया है, ठीक है। जिसको मिल गया वो पास हो जाएगा, है ना। ये टेलीग्राम पे आप सर्च करोगे तो आ जाएगा, तो जो बात है जो वो जब से यहाँ से गए तब से ऐसे ही पढ़ा है। आसन डाउनलोड हो जाएगा, और फिर वहीं पर मेरी क्लास होगी, ठीक है। फिजिकल जो होती है यहाँ तो पॉसिबल नहीं है तो जितना भी करना है उससे वहीं करेंगे, ठीक है। वहाँ पर मेरी क्लास मिला। हाँ कोई चीज ना समझ में आई अभी तक तो लोगों ने डिस्कस किया है। हाँ हाँ मैंने सो लिया। इसमें वैसे देखो, हाँ मैं बता रहा हूँ। हाँ कल देखिए हम लोग ग्लोबल ये तो मिटा दूं, ग्लोबल जब विंड कंजर्वेशन देखेंगे तो देखिए अफ्रीका वाला क्या है, ये आपके अफ्रीका का है, ठीक है। मैंने बोला ये आपका इक्वेटर है, 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री साउथ, ठीक। अब जब आप ये आपका 0 डिग्री है, अब यहां पे आप देखोगे कि जब आप ग्लोबल विंड कंजर्वेशन देखोगे तो आपको उसमें दिखाई देगा कि ये जो रीजन है हमारा ये ट्रेड विंड्स का है, ठीक है। ग्लोबल ट्रेड विंड्स ऊपर आपकी चल रही है नॉर्थ ईस्ट विंड,
ये आपकी है नॉर्थ ईस्ट, ठीक, क्लियर। और यहां पे आप देखोगे तो ये है आपकी साउथ ईस्ट। तो यहां पर हम देखेंगे कल कि यहां पर चल रही है नॉर्थ ईस्ट विंड और नीचे है आपकी साउथ ईस्ट विंड। तो आप बताओ कि इस रीजन में कैसी विंड है, ये कैसी ओशन तो है लेकिन विंड यहां पर चल रही है, यहां पर सीधी नहीं चल रही है। इसी के अपोजिट अगर हम ये वाले कोस्ट को देखें, सोमालियन कोस्ट है, तो यहां पर ये देखिए आपको क्या है सर, लेकिन ये वाली कहीं बॉर्डर में कुछ खा के दक्षिण अमेरिका में करेंगे बिल्कुल। हाँ, पानी खा के इसीलिए तो आप देखिए कि जो साउथ अमेरिका है वहां पर आप देखिए ब्राजील से रेन फॉरेस्ट मिलता है। ब्राजील के लिए पड़ेगा अमेज़न फॉरेस्ट सबसे बड़ा बेसिन और अमेज़न फॉरेस्ट लंग ऑफ द अर्थ बोला है ना। तो ये जो उन्होंने पढ़ा है यही चीज अब देखिए, जो ये तो प्रेशर बेस वाली बात होगी, यहाँ पर ये जो कन्वर्जेंस हो रहा है इसको बोला जाता है अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण रेखा। आपकी बात पढ़ के इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन को बोला जाता है अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण रेखा, आईसीजे। ये मतलब यहाँ पे जब ये कन्वर्जेंस हो रहा है ट्रॉपिक से ट्रॉपिक, अब ये कंडीशन कब की है जब सूर्य हमारा यहाँ पे होता है, लेकिन हमें पता है कि जो सन है वो यहाँ पर भी आता है। जब तक वो ऊपर आएगा तो ये जो आपका आईटीसी है ये शिफ्ट हो जाएगा ऊपर की तरफ। क्यों? क्योंकि आईटीसी फॉलो करता है आइसोट्रॉपिक को, ठीक है। साइन जो है ये मैं थोड़ा तो ये जो नोट्स मैंने भेजे ये क्लास में इसी तरह मैंने लास्ट ईयर पढ़ाया था और ये नोट्स क्लास में ही बच्चे ने पढ़ाया। देखते मुझे मजा आ गई, मुझे लगा मुझे भी लेना चाहिए, इतना बढ़िया पढ़ाया। अगर एक एक पॉइंट उसने लिखा है बताते हो, मुझे याद नहीं रहता क्या क्या बताती हूँ, लेकिन वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से बेल्ट चलेगी, वो ह्यूमिडिटी को पास करेगी और जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से आपको मैं क्या बताऊंगा कि जब कोई भी चीज इक्वेटर को क्रॉस करती है ना, तो उसमें डिफ्लेक्शन आता है। उसमें डिफ्लेक्शन क्यों आएगा? क्योंकि जो अर्थ है वो अपने एक्सिस पे रोटेट करती है, तो वहां पे कोरियोनिस फोर्स भी काम करता है। वो जो डिफ्लेक्शन होता है वो एंगुलर मोमेंटम के कारण होता है। एमवीआर मास इनटू वेलोसिटी इनटू रेडियस कल डिटेल में बात करेंगे, है ना। देखिए कोई चीज ऐसी नहीं है वैसे ही आप ले लो, जहाँ पे आप नहीं, ठीक है। तो क्या और क्या ठीक है ना, थैंक यू। ये मार्कर ले लो मैं भाई देखो सुनो, जिसको इंग्लिश में चाहिए नोट्स, ठीक है, जो हिंदी में हमारा नहीं है, तो वो मुझे पर्सनल मैसेज डालेगा, मैं नंबर बना देता हूं। सब उसमें मेरे टाइम टेबल में दिखाई दो, ठीक है। प्रेजेंट के लिए नाम क्या डाल देना, नाम भी लिख देना, ठीक है। फीडबैक वरना कल ही फीडबैक कर जाएगी, नहीं
भाई